नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो कि बहुत नज़दीक है, उम्मीद है कि आप निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे और ये मॉक टेस्ट की श्रृंखला इसीलिए दी जा रही है कि आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें इससे और अपना रिवीजन इस ढंग से करें कि आपको अपनी कमियों का अंदाजा लगे। तो ये 100 MCQs का एक छोटा सा मॉक है और इसमें हम बिहार स्पेशल जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, संभावित हो सकते हैं, उन्हें कवर करेंगे। तो यहाँ सेंसस से स्टार्ट होता है। पूछा जा रहा है कि जो सेंसस 2011 का था उसका सीक्वेंस कौन सा था, मतलब बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी, मतलब किस क्रम की उसे देखा जाएगा बिहार राज्य के संदर्भ में। तो यहाँ क्रम दे रखा है और पहला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा 14वां। ये 14वें क्रम की जनगणना थी। बी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित जो कथन दिए हैं असत्य कौन सा है बताइए। तो बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, मतलब ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, और इससे बड़े दो राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। बिहार की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 25.42% थी पिछले वाले सेंसस में, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में इतनी वृद्धि हुई थी। और बिहार राज्य की प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में की गई थी। बिहार राज्य में जो पहली जनगणना होती है वो 1872 में होती है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत इसका बी वाला है, मतलब बिहार के ऊपर जो दो राज्य हैं उन्हें दिया हुआ है। इससे बड़े दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, न कि राजस्थान। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन यहाँ पर बात जनसंख्या की हो रही है तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर है बिहार राज्य। तो इसमें से हम बी वाले विकल्प को बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि धर्म आधारित जनगणना के हिसाब से बिहार राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू हैं। अब हिंदुओं का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो प्रतिशत दिया है उसे ध्यान से देखिए और करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। 82.69%। 82.69% जो है वो हिंदू हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखें। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो यहाँ पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी दे रखा है। करेक्ट आंसर इसका ई चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 5 जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी गई है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया में। तो ये सभी उसमें शामिल होते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। अब यहाँ सबसे कम आबादी वाले जो 5 जिले हैं उनमें कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय दिया हुआ है और इसका भी हम ई वाला ऑप्शन चुनेंगे। अब इसमें ई क्यों चुन लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उसमें सबसे ऊपर स्थान है शेखपुरा का, उसके बाद नंबर आता है शिवहर का, फिर अरवल है, फिर उसके बाद लखीसराय है और अंतिम में है जहानाबाद। तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। जनगणना या जनसंख्या का जो घनत्व था, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं और उसमें जो गलत है उसका चयन करके आप उसे बाहर करेंगे। तो 2011 के सेंसस की जो जनगणना हमें दिखाई देती है, डाटा हमें दिखाई देता है, उसके हिसाब से बिहार में जनसंख्या घनत्व है 1106, मतलब इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं और भारत के जन घनत्व से ये 729 ज़्यादा है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है और इसका जो जनघनत्व है उसे आप देखें 1880 है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है, 488 लोग यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 6th क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत के जनघनत्व से ये 729 ज़्यादा है, ये वाला जो डाटा दिया है, जबकि ये 724 ज़्यादा है। भारत का जनघनत्व कितना है, 382 है और ये बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो उससे 724 आंकड़े में ज़्यादा है। तो यहाँ पर 729 की जगह पे 724 होना चाहिए था। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें। बिहार के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले 2021 में कितनी वृद्धि हुई है। तो 205 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, 215 की, 225 की, 223 की। एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। तो इसमें से आप 225 वाला चुनेंगे, 225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है और सी वाले विकल्प को हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि बिहार में साक्षरता दर 2011 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए।
तो अंतिम जनगणना के हिसाब से बिहार राज्य की कुल साक्षरता 61.8% थी, पूरी साक्षरता। और उसमें भी पुरुषों की साक्षरता 71.2% थी, महिला साक्षरता 51.5% थी। और बिहार की साक्षरता भारत की संपूर्ण साक्षरता दर जो कि 73% है उससे 11.2% कम थी। मतलब भारत की जो साक्षरता है वो 73 है और उससे बिहार की साक्षरता 11.2 कम थी, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए गलत कौन सा है। तो अब ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी सही हैं, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम ई वाले विकल्प को देखते हैं। और आप देख रहे हैं कि साक्षरता की स्थिति बहुत ही खराब है। पुरुष साक्षरता में तो तब भी कुछ हद तक गनीमत है, लेकिन महिला साक्षरता तो एकदम ही दयनीय दशा में थी। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को आप देखें, कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में शामिल नहीं है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं उसमें कौन सा जिला नहीं आता है, वो नाम देखकर आपको चुनकर बताना है। और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें कटिहार नहीं शामिल है, बाकी आप देखें रोहतास है, उसके बाद पटना है, फिर भोजपुर है, फिर मुंगेर है और अंत में औरंगाबाद है, लेकिन कटिहार उसमें शामिल नहीं। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। पूर्णिया, सीतामढ़ी, भोजपुर और कटिहार। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो ये जो 10वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें भोजपुर जो है वो शामिल नहीं है। यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता की बात हो रही है। सबसे ऊपर हम पूर्णिया को रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे सीतामढ़ी को, यानी सबसे कम कहाँ पे साक्षरता है ये पूर्णिया में है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी ज़्यादा है सीतामढ़ी में, थोड़ी सी और ज़्यादा है कटिहार में, फिर मधेपुरा है और फिर सहरसा है, लेकिन भोजपुर इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को आप देखें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो 5 जिले हैं उसमें चौथे स्थान पर कौन सा जिला है। अब ऐसे देखिए, सेंसस जो है वो 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, कायदे से नया वाला आना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो अब जो सेंसस से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो इतने ज़्यादा घिस चुके हैं कि सीधे नहीं पूछे जाएंगे, उसमें इतना ज़्यादा घुमाव करके दिया जाएगा ताकि आपको असुविधा हो। तो इसीलिए पूछ लिया गया है कि चौथे स्थान पे कौन है, नहीं तो पहला दूसरा पूछता। तो अब बताइए 4th रैंक किसकी है। तो 11वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, शिवहर। शिवहर का इसमें चौथा स्थान है। वैसे अगर देखें तो पूर्णिया पहले नंबर पर है, उसके बाद कटिहार है, फिर सीतामढ़ी है, चौथे स्थान पे आपने देख ही लिया। अच्छा, 5वां स्थान है मधेपुरा का। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं उसमें कौन सा जिला पहले स्थान पे है वो आपको बताना है। तो रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद है। और 12th क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, रोहतास। रोहतास इसमें पहले स्थान पे। 13वां प्रश्न, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिलों में कौन सा जिला तीसरे स्थान पे है। ये कौन सा जिला है जो कि तीसरे स्थान पे है। तो आप डी वाले विकल्प को देखते हैं, पूर्णिया। पूर्णिया का इसमें तीसरा स्थान है, पहले स्थान पे सहरसा है, दूसरे स्थान पे मधेपुरा है। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से बिहार का लिंगानुपात है 918। राष्ट्रीय औसत से ये कितना कम है। राष्ट्रीय औसत जो है ये इससे कितना कम होता है। तो आप जानते हैं कि लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर ये महिलाओं की संख्या दी हुई है। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये 918 था बिहार में, और राष्ट्रीय औसत से मतलब पूरे देश भर का जो औसत है वो 943 था। तो आप घटा लीजिए आराम से, 25 कम दिखाई देगा, मतलब 918 बिहार का, देश का हो गया 943। आपने दोनों को घटाया तो 25 प्राप्त हुआ। तो इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार के लिंगानुपात में कितनी कमी या वृद्धि दर्ज की गई वो बताइए। वृद्धि हुई या कमी हुई है ये भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो 15वां जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 की कमी हुई है। मतलब आप 1961 में देखते हैं तो इसका जो लिंगानुपात है बिहार राज्य का वो 994 था। फिर 1971 में 10-10 साल पे जनगणना तो 954 दिखाई दिया। 2001 में था 919, ठीक है, और 2011 में हो गया 918, 1 की कमी हो गई। अब इस बार देखने के योग्य होगा कि कितना दिखाई देता है। अब इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट समय समय पर जारी होती है तो उसमें यह दावा किया गया है कि पूरे देश में लिंगानुपात में महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज़्यादा हो गई। तो बिहार राज्य किस तरह की कंडीशन में है ये देखने लायक होगा। अब इसके बाद देखें कौन सा गलत है इसमें। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है बिहार में वो रोहतास है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता जो है वो रोहतास में है। महिला साक्षरता का प्रतिशत बिहार में 51.1 है। तो आप ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 16 को आप देख रहे हैं, महिला साक्षरता का प्रतिशत जो है वो 51.1 नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 51.5, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। तो इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत दिया है, उसको चुनकर बाहर कर देते हैं। अब इसके बाद 17वें प्रश्न को देखते हैं, बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जहाँ लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा है। तो इतने जिले मतलब कितने जिले ऐसे इसमें हैं जिन्हें कि आप इस श्रेणी में रखेंगे। और 17वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ई होगा इसमें।
अब ई को क्यों चुन लिया? तो एकमात्र जिला है बिहार का गोपालगंज, जहां पे लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। और गोपालगंज का असल लिंगानुपात कितना है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। एकमात्र वही है, ठीक। तो एक की संख्या यहाँ दी नहीं थी। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि जनगणना के बारे में असत्य कथन कौन सा है, बताइए। तो प्रतिशतता के लिहाज से बिहार में सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला जो है वो समस्तीपुर है। संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का जो योगदान है, प्रतिशत है, वो 0.2% का है। सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी जो है जिले के मामले में पटना में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार में ईसाई धर्म में है। मतलब ईसाई धर्म जो है उसमें महिलाओं की तादाद और पुरुषों की तादाद में अंतर कुछ खास नहीं है, यानी लिंगानुपात अच्छा खासा है। तो मतलब महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, ये कहने का मतलब है। तो बताइए इसमें गलत कौन सा है? तो 18वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। यहाँ जो संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत दिया हुआ है ना, वो गलत है। सिख जो धर्म है उसकी पॉपुलेशन 0.02% है, न कि 0.2%। मतलब काफ़ी कम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। बिहार की जनसंख्या से संबंधित कुछ यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में पाई जाती है। जनगणना के हिसाब से बिहार के विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या का अगर हम आंकड़ा लें तो उनका जो प्रतिशत है वो टोटल जनसंख्या में 19.9 का है, विकलांगों का यानी दिव्यांगों का। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो पूर्णिया है। और गोपालगंज का लिंगानुपात अभी पीछे आपसे पूछा था, यहाँ आंसर दे दिया है, वो है 1011। तो अब ये बताइए कि बिहार की जनगणना के बारे में इसमें से सही क्या है? और आप इसमें चुनेंगे ए वाले विकल्प को। एकमात्र जो ऊपर वाला दिया है वो सही दिया है, बाकी सारी जानकारियां इसमें उल्टी सीधी। ठीक है, ये लिंगानुपात भी ठीक नहीं दिया है, इसको आप आंसर में मत लिखिएगा। ठीक है, तो देखें 2011 की जनगणना जो है ये जैन धर्म वाला सही है, तो इसमें डिस्कशन की बात ही नहीं है। अच्छा, 2011 के सेंसस के हिसाब से विकलांगों का जो शेयर है जनसंख्या में वो 15.9 का है, ना कि 19.9 का। ये आंकड़ा गलत दिया है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति गया जिले में पाई जाती है, न कि पूर्णिया में। और लिंगानुपात आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, वो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। जिला दिया है और डिकेडल ग्रोथ रेट दी हुई है, आप बताइए मिलान कहाँ पर गलत है? तो पश्चिमी चंपारण का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 29.29 है, पूर्वी चंपारण का 29.43 है, और सीहोर का है 27.19, जबकि सीतामढ़ी का है 27.62। ये डिकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय वृद्धि दर है। आपको बताना है गलत कौन सा है। तो 20वां जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसमें ई होगा, क्योंकि जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी सही है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, और इसीलिए हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 21वें को देखें। अब यहाँ पे महिला साक्षरता दर दी है और जिले का नाम दिया है। तो ईस्ट चंपारण में महिला साक्षरता है 45.12%, सीहोर में है 45.26%, 42.21% है सीतामढ़ी में, और मधुबनी में है 46.16। सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें जो सही है वो आपको बताना है। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा, 21 का जो राइट आंसर है वो इसमें ई होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी सही हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आप देखें 22वें नंबर के प्रश्न को, सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताइए। तो यहाँ मधुबनी का जो लिंगानुपात है वो 926 है, सीतामढ़ी का है 912, सीहोर का है 893, और पूर्वी चंपारण का है 902। ये लिंगानुपात दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 22वें प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। इसमें सब सही नहीं है। सीतामढ़ी वाला जो दिया है ना वो गलत दिया है। सीतामढ़ी का लिंगानुपात कितना है? वो 899 है, काफ़ी खराब है। और आप देखिए 23वें प्रश्न को, यहाँ पे जिला दिया हुआ है और 0 से 6 यानी जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनमें लिंगानुपात दे रखा है। तो पश्चिमी चंपारण में 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों में लिंगानुपात है 953, पूर्वी चंपारण में है 933 यानी 1000 बालकों पर 933 बालिकाएं हैं, सीहोर में है 931 और मधुबनी में है 936। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सीहोर वाला जो ऑप्शन दिया है ना वो गलत दिया है। असल में सीहोर का है 929 न कि 931। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 29 होना चाहिए। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। प्रतिशत के लिहाज से बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला आपको चुनना है। तो किशनगंज है, शिवहर है, पश्चिमी चंपारण है और पूर्वी चंपारण है। 24 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, किशनगंज। ठीक है, ये सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है। और देखते हैं 25वें प्रश्न को। सबसे मतलब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है। यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है कि उसका कितना % बिहार में रहता है, ये सेंसस के ही अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि 1.3% जो अनुसूचित जनजाति है वो बिहार में निवास करती है। झारखंड के अलग होने के बाद ये आंकड़ा काफ़ी हद तक घट गया है और फिलहाल 1.3% जो अनुसूचित जनजाति है वही बिहार में निवास करती है। इसके बाद 26 को देखें।
48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता, ये मिक्स है पूरा, इसमें बिहार जी के पूरा मिक्स करके दिया हुआ है। तो देखें, 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, गलत पर आपको चयन करके टिक लगाना है। तो बिहार की राजधानी पटना में 1 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। उद्घाटन करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी थे और बिहार की जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी टीम ने नेशनल टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। ये जो कबड्डी चैंपियनशिप होती है, इसमें गलत की तलाश आपको करनी। जितना दिया है डाटा इसमें वो सभी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो सारी सूचनाएं एकदम परफेक्ट हैं और इसलिए हम ई को चुनते हैं। 27वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लोक कलाकार और इनका नाम है रामचंद्र माझी, इनका देहावसान हो गया। इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री से ये सम्मानित थे। तो पद्मश्री सम्मान इन्हें किस वर्ष में मिला था, कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था, वो समय आपको बताना है। और 27वां आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 2021 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 96 वर्ष की अवस्था में पटना का जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है वहाँ इनका देहावसान हुआ। ये लोक कलाकार थे और सारण जिले के रहने वाले थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। बिहार का बजट 2022-23 उसके हिसाब से किसके लिए 5014 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। मतलब 5014 करोड़ रुपया कुछ कम धनराशि नहीं होती है, तो अच्छा खासा बजट लगाया गया है किस क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन है, एजुकेशन स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर है, और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड फैमिली, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। अब इसमें देखें 28 में कौन सा होगा जिसके लिए इतना ज़्यादा बड़ा बजट आवंटित किया गया है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर इसका ग्रामीण विकास होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की का विस्तार अच्छा खासा है बिहार में और रूरल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण इसमें पहल के तौर पे देखा गया है। तो सी वाले ऑप्शन को हमने देखा, इसके लिए बजट आवंटन आप देख रहे हैं। इसके बाद 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सौभाग्य योजना जो है, सौभाग्य योजना, उसके तहत 2021 में बिहार के किस जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। पूरे देश में उसे सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है, तो ये जिला कौन सा है बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो सौभाग्य योजना के तहत घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा और ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है पूर्णिया को। इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। बिहार राज्य का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव जिसका नाम था कलरव, और ये जो कलरव है ये कौन से पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया, उस अभ्यारण्य का नाम यानी उस बर्ड सेंचुरी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ नीचे दे रखा है। और 30वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ये नागी नकती बर्ड सेंचुरी है जिसमें कि इसका आयोजन किया गया और ये जनवरी 2021 की बात है, ठीक। तो इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ पे संख्या दी है, सिर्फ आपको वही बताना है। और करेक्ट आंसर इसका 31 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 2 व्यक्तियों को दिया गया था, ये 2 व्यक्ति थे और नाम क्या क्या था, तो एक तो आचार्य चंदना और दूसरी अर्थशास्त्री के तौर पे शैबाल गुप्ता जी को दिया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि ये संजय कुमार जी हैं और ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और हाँ, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं बिहार मतलब पटना उच्च न्यायालय के। तो इसमें संजय कुमार को हम चुन लेते हैं, बी वाले विकल्प को चुना। 33वें को देखते हैं। 33वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कौन से जिले में बनाया गया। तो ये जिला कौन सा है जहाँ पे फ्लोरिकल्चर सेंटर बना है, जिले का नाम आपको चुनना है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, नालंदा हो जाएगा और नालंदा इसमें से हमारा सी वाला विकल्प है, इसे हमने चुन लिया। इसके बाद आगे चले, प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है। फरवरी 2022 की ये बात थी। अब यहाँ पर जो इनसे पूर्ववर्ती हैं उनका नाम आपको बताना था। तो त्रिपुरारी शरण जी की ये जगह ले चुके हैं, ठीक है। तो त्रिपुरारी शरण को इसमें से हम चुनते हैं, तो बी वाला विकल्प हमारा सही होता है। अभी नया नाम क्या है, आमिर सुबहानी। इसके बाद 35 को देखें। दीवार अखबार से संबंधित कुछ कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के तहत यह अखबार प्रकाशित किया जाएगा। ये अखबार सरकारी हाई स्कूलों की जो 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं उनके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक निर्धारित किए जाएंगे इसके लिए, और छात्राओं द्वारा लिखी हुई कहानी कविताएं भी इसमें प्रकाशित होंगी। तो अब ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, ये है 35 और राइट आंसर इसमें ई होगा। जितने भी विकल्प हैं वो सभी सही हैं। ई को हमने इसीलिए चुना है कि जितनी सूचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं वो सभी परफेक्ट हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। हाल ही में जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से कितनी नगर
कितनी नई नगर पंचायत और नगर परिषद राज्य में बनेंगी, मतलब कितनी नई नगर पंचायत बनेगी और कितनी नई नगर परिषद बनेगी, वो संख्या सिर्फ आपको बतानी है, जोड़े में यहाँ पर दिया हुआ है। और 36 का जो राइट आंसर है उसमें अगर आप देखें तो ए वाला ही सही होता है, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। 5 नगर पंचायत और 6 नगर परिषदों का निर्माण होगा। 37 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये व्यक्ति कौन है जरा बताइए। तो 37 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, ये रोहित कुमार है। बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार जी को, और ये मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक है। ये उद्यमिता सम्मेलन था जिसमें कि इन्हें सम्मान दिया गया। 38वें को आप देखें, जो नया आंकड़ा आया है उसके हिसाब से बिहार राज्य में सबसे अधिक लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। अब बताइए कि इस योजना के बारे में जो यहाँ पर कथन दिए हैं गलत कौन सा है। तो ये योजना शुरू की गई थी 2015 में, और धन जमा करने वाले जो व्यक्ति इसमें हैं उन्हें 60 साल के बाद 1000 से 3000 रुपए तक की पेंशन का प्रावधान किया गया है। 18 से लेकर 40 वर्ष की जो आयु वर्ग है, इस उम्र के लोगों को इस योजना में निवेश करने की छूट है, मतलब वो लोग निवेश कर सकते हैं। और पेंशन का निर्धारण भी प्रीमियम की रकम के आधार पर निर्धारित होता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है अटल पेंशन योजना के बारे में। और एक सूचना यहाँ दे दी है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो अटल पेंशन योजना से बिहार राज्य में जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक काम की जानकारी है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा कथन गलत है। तो 38 को आप देख रहे हैं, बी वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ये जो धनराशि दी हुई है 1000 से लेकर 3000 नहीं 5000, ठीक है, 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन का प्रावधान है। ये वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया था, यहाँ 3000 की जगह पे 5 होना चाहिए। इसके बाद 39 को देखें, हाल ही में डॉक्टर एससी मिश्रा का देहावसान हो गया। ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो महान व्यक्तित्व जब उनका स्वर्गवास होता है तो उसके बाद उनके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें आप देखें, ये महावीर अस्पतालों के निदेशक और प्रमुख थे डॉक्टर एससी मिश्रा, इनका निधन हो गया और ये पटना में इनका देहावसान हुआ। तो कुल मिलाकर इनका संबंध किससे है, चिकित्सा जगत से है, ठीक, मेडिकल से है। तो इसमें हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखते हैं, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु इको कृषि पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो इको कृषि अवार्ड या इको एग्रीकल्चर अवार्ड है, ये सम्मानित किया गया है इससे किसे। तो यहाँ पर आप देखें 40वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये रोहतास है, ठीक है, रोहतास को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और इसके बाद 41वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोविड को हराने के लिए बिहार ने किस नाम से गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का फैसला लिया है। ये कौन सा मतलब इस कार्यक्रम का नाम क्या है वो आपको बताना है। टीका गाड़ी है, टीका एक्सप्रेस है, टीका ट्रेन है, मोबाइल टीका एक्सप्रेस है, इसमें से कौन सा होगा। और 41वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, टीका एक्सप्रेस है। 25 मई को बिहार का जो पूर्णिया जिला है वहां से इस पहल की शुरुआत की गई थी। टीका एक्सप्रेस को आप इसमें से चुनते हैं जो कि है बी वाला। इसके बाद 42वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार की कपड़ा और चमड़ा नीति जो है, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022, उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये राज्यपाल जी के द्वारा लॉन्च हुई है, या मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, या रक्षा मंत्री जो है वो लॉन्च किए हैं, या पीएम लॉन्च किए हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। नीतीश कुमार जी यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई गई। इसके बाद 43 को देखते हैं, बिहार राज्य सरकार के द्वारा राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है। पहल का नाम आपको बताना है। तो नीचे दिया हुआ है प्लग एंड प्ले, पॉज एंड प्ले, या रन एंड स्टॉप, या रन एंड स्टॉप एंड प्ले, ठीक है। इसमें जो पहल है यानी पॉलिसी है उसका नाम दिया है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो 43 जो है इसका राइट आंसर ए ही होगा, प्लग एंड प्ले, ठीक है। प्लग एंड प्ले नाम की जो पहल है इसको शुरू किया गया है और ए वाले विकल्प को हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 में कहा जा रहा है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश जो है 2022 उससे संबंधित कुछ कथन दिए हैं, विचार करिएगा। तो इस संशोधन के तहत नगर पालिका कानून की धारा 23 क्लॉज 1 तथा धारा 25 में परिवर्तन किया गया। और 23 क्लॉज 1 के अनुसार पहले पार्षद बहुमत से मेयर का चुनाव करते थे। पहले क्या होता था, पार्षद जो है वो बहुमत से मेयर का चुनाव करते थे। संशोधन हो जाने के बाद मतदाता मेयर का चुनाव करेंगे, न कि पार्षद। और मेयर जो है वो सीधे मेयर और डिप्टी मेयर सीधे सरकार को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ये उनके पास सुविधा है। तो अब ये सारी सूचनाएं हैं, मतलब संशोधन हुआ है तो उसमें क्या सुधार किए गए हैं वही सब दिया हुआ है। अब इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो गलत कुछ भी नहीं है, इस अध्यादेश के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं वो 100% सही है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 45वें को देखते हैं। दिल्ली में आयोजित हुआ ये इंडिया स्किल्स 2021, बिहार को कुल 11 पदक प्राप्त हुए इंडिया स्किल्स में। अब बताइए कि स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी।
स्वर्ण पदक कितने थे, संख्या में सिर्फ आपको बताने हैं, तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। 4 स्वर्ण पदक बिहार राज्य को प्राप्त हुए, 2 रजत प्राप्त हुए थे और 5 कांस्य। इसके बाद 46वें को देखते हैं। राज्य में स्वच्छता सर्वे 2022 के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कितने लोगों को बनाया गया है। स्वच्छता सर्वे 2022 का ब्रांड एम्बेसडर कितने लोगों को बनाया गया है, लोगों की संख्या पूछी जा रही है, लेकिन नाम भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इसमें आप बी वाले ऑप्शन को चुन लें, 6 लोगों को बनाया गया है। अब ये 6 लोग कौन कौन से हैं, तो इसमें आनंद कुमार जी हैं, सुपर 30 के आविष्कारक, ठीक, और उसके अलावा पूर्व क्रिकेटर अमीकर दयाल जी हैं, रेशमा प्रसाद हैं, इसके अलावा पद्मश्री उषा किरण खान हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं और कार्टूनिस्ट हैं पवन जी, वो भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद 47 को देखते हैं। बिहार में राजगीर स्थित जो बिहार पुलिस एकेडमी है उसको किस जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर नवाजा गया है। ये कौन से जोन में सम्मानित हुआ है, जरा देखें। तो 47 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पूर्वी जोन, ईस्टर्न जोन में इस एकेडमी को ये सम्मान मिला है। इसके बाद 48 को देखते हैं। बिहार में कितने जिलों में पीकू अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। तो पीकू अस्पताल जो है यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वहाँ पर रहती है, तो ये बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध है। और 6 जिलों में जो सदर अस्पताल है वहाँ पे पीकू अस्पताल बन रहे हैं। तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके बाद 49वें प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर आकांक्षी जिलों की एक रैंकिंग जारी की गई और बिहार के 4 जिले टॉप 5 में आ गए हैं। इसमें पहला स्थान कौन से राज्य को प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग है, लेकिन यहाँ पे राज्य की रैंकिंग पूछी जा रही है, तो पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। 49वें प्रश्न को आप देख रहे हैं और सी वाले विकल्प को हम चुनेंगे। झारखंड इसमें पहले स्थान पे है। ठीक है कि बिहार का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन पहला स्थान झारखंड का है। ठीक, आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के 4 जिले जो है वो टॉप 5 में है, लेकिन जो इसमें प्रदेशवार रैंकिंग है उसमें अगर देखा जाए तो झारखंड ऊपर है। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट निम्नलिखित में से कितने करोड़ की लागत से बिहार में बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ उसकी सिर्फ लागत आपको बतानी है। तो ये जो 50वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 250 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है और ये जो प्लांट है ये भोजपुर जिले का जो गढ़हनी देवड़ी है वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इसका जो वेन्यू है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 51 में देखें, 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पे है, वो तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 2011 में था पुडुचेरी में, ठीक है। और कितना था, तो 1037। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था दमन दीव। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है ना, राज्य की बात नहीं हो रही है, तो उसमें हम पुडुचेरी को सबसे ज़्यादा वाले में चुनते हैं। सबसे कम वाला था दमन दीव। इसके बाद 52 को देखते हैं। सेंसस के हिसाब से बिहार में कितने वैधानिक जनगणना नगर हैं। अब उनकी संख्या सिर्फ आपको बतानी है, तो ये तो 199 है। इसमें सीधे सीधे आपको तादाद मालूम होनी चाहिए, तो ऊपर वाला यानी ए वाला ऑप्शन ही चुन लेते हैं। 53 को देखते हैं। कौन सा देश 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2024 में कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो यहाँ 2 देशों के नाम दिए हैं। अब देख कर आप बताएं। तो 53 करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। ये 2 जो है ये T20 विश्व कप जो 2024 में होगा पुरुषों का, उसकी मेजबानी करेंगे, इसलिए हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। 54वें क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार विधानसभा भवन जो है उसकी शताब्दी स्मृति समारोह समापन पर, मतलब उसका जो समापन समारोह था उस पर जैसलमेर के सैंडस्टोन से निर्मित, जैसलमेर का ये सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर है, तो इससे बनी हुई 25 फीट, यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं, इससे बना हुआ 25 फीट का अष्टकोणीय स्तंभ और उसके ऊपर 15 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज और ब्रॉस मेटल से बना हुआ बोधि वृक्ष, ये पूरा जो स्तंभ का स्ट्रक्चर था ये वहाँ पर स्थापित किया गया। अब आपको ये बताना है कि इसे बनाने वाला कलाकार कौन है। जो बोधि वृक्ष का निर्माण उस पर किया गया है, इसे किस कलाकार ने बनाया है। तो 54वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये अरुण पंडित जी के द्वारा बनवाया गया है, मतलब बनाया गया है, ठीक है। अब इसकी लंबाई इत्यादि भी पूछी जा सकती है, तो इसकी जो लंबाई है वो 25 फीट की है और उसके ऊपर 15 फीट का ये जो ब्रॉन्ज और ब्रास मेटल से बना हुआ, मतलब धातुओं से बना हुआ बोधि वृक्ष है उसको बनाया गया। तो इसमें बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये अरुण पंडित थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन कौन सा बन गया है। तो रेवेन्यू के मामले में सबसे ऊपर पटना जंक्शन ही है और कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 56वें प्रश्न को देखते हैं। पीएम मोदी जी के द्वारा देशवासियों को सस्ते दाम पर दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र को शुरू किया गया और व्यापक रूप देने वालों में किसे सम्मानित किया जाएगा। मतलब ये तो सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन इसे व्यापक तौर पे प्रोत्साहन देना या फिर सपोर्ट देने वालों में किसको सम्मान प्राप्त होगा, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है।
तो 56 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। ये तीनों जने को दिया जाएगा। बिहार के क्षेत्र में यहाँ ध्यान दीजिएगा, रामाशीष यादव, पंकज झा और रागिनी देवी। तो डी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया, ये तीनों जने। इसके बाद 57 में पूछा जा रहा है कि बिहार के निवासी हैं ऋतिक आनंद, ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता। कौन सा पदक जीता वो बताइए। तो इन्होंने जो पदक जीता था वो स्वर्ण था और इसीलिए ये चर्चा में है और ये बिहार के रहने वाले हैं। इसमें जानने योग्य बात यही है, तो इसमें स्वर्ण पदक को हम चुन लेते हैं। इसके बाद 58 को देखते हैं। बिहार राज्य में सिंचाई और बाढ़ परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो ये दृष्टि है, ठीक है। दृष्टि यानी निगरानी रखने का काम ये करेगा ना, मॉनिटरिंग का काम करेगा। तो वैसे भी आप इसे पकड़ सकते थे, इसका नाम होगा दृष्टि। इसके बाद 59 को देखते हैं। बिहार ग्राम सरस मेला 2022, इसका आयोजन किया गया 2 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक। तो ये आयोजन का समय दे दिया है। जगह आपको बतानी है किस जगह पे इसका आयोजन हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पटना में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। इस सरस मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? पटना में किया गया था। और आगे चलते हैं। 60वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने कहाँ पर पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इसकी स्थापना की और इसके लिए 84.33 करोड़ रुपए के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। ये जिला कहाँ, मतलब कौन से जिले में स्थापित हो रहा है, वो जिले का नाम आपको बताना है। तो इसे पटना में स्थापित किया जा रहा है। ये जो पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान है इसकी स्थापना कहाँ पे होगी? पटना में होगी। आगे बढ़ते हैं और इसके लिए अच्छा खासा बजट भी मंजूर किया गया है। पटना का PMCH जो है ये देश का सबसे बड़ा और विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा? देश में तो सबसे बड़ा है और विश्व में कौन से स्थान पे है ये आपको बताना है। तो इसमें जो क्रम है वो बताइए और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर पे। इसके बाद 62वें प्रश्न में पूछा गया कि केंद्र सरकार से बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने रुपए का अतिरिक्त ऋण प्राप्त होगा? वो ऋण की मात्रा आपको बतानी है। ये अतिरिक्त ऋण है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ए वाला, मतलब 8,460 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्राप्त होगा विकास के कार्यों के लिए। प्रश्न संख्या 63, बिहार म्यूजियम की गैलरी को तैयार करने के लिए कहाँ से कलाकार आए थे? तो ये जो कलाकार हैं ये जर्मनी से बुलाए गए, ठीक है। तो इसमें हम ए वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। NFSA की जो रैंकिंग है उसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जरा बताइए। तो NFSA की जो रैंकिंग है उसमें बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ जो रैंकिंग दी है ऊपर वाले को ही चुन लीजिए, 7वें स्थान पे बिहार राज्य है। 65वें को देखते हैं। जल्द ही तैरता हुआ CNG स्टेशन यानी फ्लोटिंग CNG स्टेशन कहाँ पर बनेगा? और ये जो CNG स्टेशन है ये नदी के किनारे नाव से होने वाली जो वायु प्रदूषण है उसको रोकने में मददगार साबित होगा। तो जिला कौन सा है जहाँ पे इसे स्थापित किया जाएगा? 65वां। और करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ये पटना में स्थापित होगा, ठीक है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये काफी मददगार सिद्ध होगा। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी मार्ग इसके पहले फेज के रूप में बिहार के सीवान से लेकर मशरक तक कितने किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क का निर्माण होगा? ये पहला फेज इसका है और सीवान से लेकर मशरक तक इसे बनाया जाएगा। तो कितने किलोमीटर की लंबाई की ये सड़क बनेगी वो किलोमीटर लंबाई आपको बतानी है। और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर लंबाई की सड़क जो है उसका निर्माण पहले फेज में किया जाएगा और ये 3 राज्यों, मतलब 2 राज्य भारत के और 1 देश को आपस में जोड़ेगा। इसके बाद 67वें प्रश्न को देखते हैं। बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ पर बनेगा? पहला वाला कहाँ पे है वो आपने करंट अफेयर वाले वीडियो में देख रखा होगा। ये दूसरा वाला कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है ये बताइए। तो अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो जो दूसरा तारामंडल है ये दरभंगा में बनेगा, ठीक है। और दरभंगा में बनकर तैयार हो रहा है। तो दरभंगा वाला ऑप्शन इसमें बी वाले विकल्प में दिया हुआ है, उसे हमने चुन लिया। 68वें को देखते हैं। शराबबंदी बिहार में लागू हुई और अब तो शराब की बोतल से चूड़ियाँ भी बन रही हैं, लेकिन फिलहाल शराबबंदी कौन से वर्ष में लागू की गई थी ये बताइए। तो इसमें से ए वाले विकल्प को चुनते हैं जो कि है 2016। हालांकि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे शराब की बिक्री ये अवरुद्ध है और ये अच्छी बात है। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए वर्ष 2022 में कितने रुपए खर्च करने का फैसला किया था? मतलब इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी राज्य सरकार की ओर से, वो धनराशि आपको बतानी है। तो 94.05 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला और 94.05 का मतलब है ए वाला विकल्प हमारा सही है। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने ये मतलब डाटा तैयार किया है और इनके संरक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन तैयार किया गया है ये आपको बताना है। तो हेरिटेज ट्री जो है उनका डाटा तैयार किया गया है और हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया गया है। तो कौन सा एप्लीकेशन है उसका नाम सिर्फ इसमें से आपको चुनना है।
और 70वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन तैयार किया गया है इसका नाम है बिहार हेरिटेज ट्री ऐप या बिहार विरासत वृक्ष एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है। फिलहाल ए वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 71वें प्रश्न को देखते हैं। अग्रणी शोध और इसका नाम है रिजॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑन एक्सपोजर टू हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड। इसके लिए विजिटर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो पूरा यहाँ पे शोध कार्य है इसके लिए विजिटर्स अवार्ड मिला है। और किसको मिला है, कौन से व्यक्ति हैं, नाम आपको चुनना है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जाहिद अशरफ जी हैं। ठीक है, प्रोफेसर जाहिद अशरफ है और उनको ये विजिटर्स अवार्ड 2020 जो है वो दिया गया है। तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। 72वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार की बालिका टीम का गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान था। तो बिहार की जो बालिका टीम है उसने वहां पर प्रदर्शन किया और उसका इसमें दूसरा स्थान था, मतलब गौरवशाली प्रदर्शन था। इसमें से हम सेकेंड रैंक को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। 17 वर्षीय प्रेम कुमार, इन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित लाफायेट कॉलेज इससे पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये इन्हें मिली है, तो ये जानकारी का विषय है कि ये कौन से जिले के रहने वाले हैं। मतलब ये जानने की इच्छा होगी ना कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। प्रेम कुमार जी बिहार के हैं, लेकिन कौन से जिले के हैं वो आपको बताना है। तो 73वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये पटना जिले के रहने वाले हैं और अब ये जाकर अमेरिका में पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि इन्हें एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद 74 को देखते हैं। विधायी यात्रा पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इतिहास के झरोखे से, और बिहार में इसका विमोचन हुआ। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया, ये व्यक्ति का नाम आपको चुनकर बताना था। और इसका जो विमोचन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 75 को देखते हैं। विष्णुपद मंदिर किस जिले में मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर फल्गु के तट पे है, नदी का नाम भी पूछ सकता है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये गया जिला है। ठीक है, गया जिला है और इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। तो इसमें कुछ काम की जानकारी है जैसे कि फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और गया जिला। इसके बाद 76वें प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस जिले में महज 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। 98 घंटे में 38 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई। अब उसके बाद उसकी क्या दशा हुई होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन तत्काल में एक रिकॉर्ड कायम हुआ। तो ये कौन से जिले की बात है जरा बताइए। अब इसमें 76 को अगर आप देखें तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, रोहतास। कुछ चीज़ें जो है वो टाइम टेकिंग होती हैं, उसमें समय लगता है, चाहे वो सड़क ही क्यों ना हो। सड़क को आप ऐसा नहीं है कि वो चटाई है आप बिछा कर छोड़ आएंगे, उसके लिए समय लगता है। उसमें चीज़ें आपको स्थिर तौर पे बिछानी पड़ती हैं, इंतजार करना पड़ता है उसके बैठने का, और जो प्रक्रिया उसकी है उसी तरीके से उसे सही तरीके से बनाया जा सकता है, अदरवाइज उजड़ते भी देर नहीं लगती। तो फिलहाल रोहतास में से बनाया गया। इसके बाद आगे चलते हैं, 77 को देखते हैं। देश का पहला राज्य जहां नीलगायों को पालतू जानवर बनाने के लिए शोध किया जाएगा। मतलब ये एक नंबर की जंगली होती हैं और फसलों को बहुत अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती हैं। तो मार मार कर भगाते भगाते लोग तंग आ गए हैं, तो अब सोच रहे हैं कि पाल लिया जाए। तो पालने के लिए शोध किया जाएगा कि भाई ऐसा क्या करें कि ये पालतू बन जाए। तो ये कहाँ पर किया जाएगा बताइए। 77 करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार में किया जाएगा कि भाई नीलगायों को पालतू बनाकर हम उनसे भी कुछ काम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही बहुत समय पहले भेड़ियों को पालतू बनाकर इंसान ने कुत्ता बना डाला, तो ये काम आदमी बखूबी कर लेता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, 78वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया, और ये एक बड़ी बात है। अब जो विश्व का पहला रुद्राक्ष से बना इतना ऊंचा शिवलिंग है, मोतिहारी बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए। तो मोतिहारी में ये बनाया गया है, और ये शिवलिंग इसकी इसमें जो रुद्राक्ष की मात्रा इस्तेमाल हुई है और कितना ऊंचा बना है ये सब पूछा जा सकता है, तो वो आप प्रश्न में देख रहे हैं। बताइए फिलहाल कि ये जिला कौन सा है। 78वां प्रश्न आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये चंपारण जिला है। ठीक है, जिले के हिसाब से अगर हम देखें तो चंपारण है। इसमें से हम जो ए वाला विकल्प है उसको चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। बिहार की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 वाली, उसके आधार पर कुछ यहाँ पर कथन दे रखे हैं, जैसे कि बिहार में कुल वन और वृक्षावरण जो है यानी टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर वो है 9722 स्क्वायर किलोमीटर, और वनावरण अगर अकेले देखा जाए फॉरेस्ट कवर तो वो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक वनावरण कैमूर में है और सबसे कम वनावरण जो है वो बांका में है। बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 79 को आप देख रहे हैं, सबसे कम जो वनावरण है यानी फॉरेस्ट कवर है वो शेखपुरा में है, ना कि बांका में। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वही गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 80 में कहा गया है कि बिहार में इसके क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वनावरण है। वैसे तो सघन आबादी है, मतलब आप देखते हैं ना जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा है पूरे देश में।
तो उसके हिसाब से बाकी जंगलों को उगने के लिए स्थान मिलेगा ही नहीं। तो जो बचा खुचा वनावरण है, कितना प्रतिशत वनावरण पूरे क्षेत्रफल का दिखता है बताइए। तो पूरे राज्य के क्षेत्रफल का जो वनावरण है वो अगर देखा जाए तो मात्र 7.84% ही दिखाई देता है। मतलब बिहार की पूरी भूमि अगर देखी जाए तो उसमें 7.84% जो है वो वनावरण से आच्छादित है। तो इसमें से हम पहले वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 81 को देखते हैं। ISFR रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से बिहार के पहाड़ी जिलों के साथ साथ आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी संख्या इसमें देखिए कितनी होगी। तो 81 जो है इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। एक भी आदिवासी जिले नहीं है। यहाँ पे ये बताना है कि पहाड़ी जिलों के साथ साथ आदिवासी भी हो, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो शून्य वाला ऑप्शन है वही हमें चुनना पड़ेगा। इसके बाद 82 को देखते हैं। अब यहाँ भी वही वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा बाह्य क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर आंका गया है। बाह्य क्षेत्र यानी आउटर एरिया कितना आंका गया है, उसकी तादाद, उसकी जो मात्रा है वो आपको बतानी है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये 2550 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका मेजरमेंट किया गया है। इसके बाद 83वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ISFR रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से बिहार के किस जिले में वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। ये जिला कौन सा है? जमुई है, बांका है, गया है, नालंदा है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो ये जो है ना ये बांका है, ठीक। और बी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 84, बिहार में पाए जाने वाले वनों के प्रकारों तथा उनके क्षेत्रफल से संबंधित जो विकल्प दिए हैं उसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देखें केन ब्रोक्स ये 2E1 जो है इसका पूरा जो क्षेत्रफल विस्तार है वो 2.61 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि आर्द्र टीक वन जो है इनका 4.16 वर्ग किलोमीटर है यानी स्क्वायर किलोमीटर है। भाबर दून साल वृक्षों का जो घेरा है वो 278.11 स्क्वायर किलोमीटर है। और पश्चिमी गंगा के मैदान के जो आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन है उनका विस्तार 176.39 है। वैसे तो हम टोटल करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वनस्पति की प्रजाति के आधार पर अलग अलग किया गया है। तो अब ये पूरा जो दिया हुआ है मतलब वन के प्रकारों के आधार पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो गलत इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, जितनी जानकारियां हैं वो सभी सही है और ये सभी आपके काम की है। इसके बाद 85 को देखते हैं। ISFR रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में अति सघन वनों का प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों पूछ लिया है, कितना है। हो सकता है कोई एक ही पूछे, हो सकता है दोनों पूछ ले। यहाँ दोनों पूछा है, आप बताइए। तो देखिए 85 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिशत के हिसाब से जो अति सघन क्षेत्र है वो मात्र 0.35% मात्र। और वैसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 332.42 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। इतना ही सघन वन है, बाकी सब जो है वो विरल है। इसके बाद 86 को देखते हैं। बिहार में भूमि के उपयोग के पैटर्न के आधार पे विकल्पों में किसका हिस्सा सर्वाधिक है। अब यहाँ देखें भूमि के उपयोग के रिपोर्टिंग क्षेत्रों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, जंगलों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, भूमि खेती के लिए उपलब्ध ही नहीं है, या फिर स्थायी चारागाह और अन्य चारागाह भूमि उस पर बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो इसमें ए हो जाएगा। भूमि के उपयोग के लिए जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है और बाकी जो है वो उसकी तुलना में कम है। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, लैंड यूज रिपोर्टिंग एरिया। इसके बाद 87 को देखते हैं। TOF ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें शीर्ष 5 वृक्ष प्रजातियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आप देखें मतलब टॉप 5 ट्री स्पीशीज की बात हो रही है। तो इसमें मैगीफेरा इंडिका है, इसके अलावा डॉलबर्गिया सीसो है, बोरोसस प्लेबिलिफॉर्मोसिस है और लीची सेनेसिस है। ये सब वानस्पतिक नाम दिए हैं पौधों के, स्थानीय नाम नहीं दिया है। अब बताइए इसमें से कौन सा टॉप 5 में नहीं शामिल है। तो 87 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका ई होगा। ये सभी इसमें शामिल हैं, मतलब ये जितने भी यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। आप जानते ही हैं मैगीफेरा इंडिका आम को कहा जाता है, लीची की प्रजातियां हैं। तो इसमें से हम कुल मिलाकर ई वाले विकल्प को चुनते हैं। इसके बाद 88वें प्रश्न को देखते हैं। बांस आच्छादित क्षेत्र ग्रीन वॉश के अंतर्गत अगर देखें ISFR रिपोर्ट में, तो बांस आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे बिहार में कितना है। अब यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में आंकड़ा सिर्फ आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बांस आच्छादित क्षेत्र जो है वो 1103 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। बसवार की बात हो रही है। और 89 को देखते हैं, उसका भी अपना ही पारितंत्र होता है, काफी सघन होती है। बिहार में RFA ग्रीन वॉश के अंतर्गत राज्य की प्रमुख आक्रामक प्रजाति कौन सी है। आक्रामक प्रजाति के नाम के तौर पे आपको चुनना है। तो इसमें आप जितनी भी प्रजातियों को देख रहे हैं असल में सभी आक्रामक ही हैं। कैसिया तोरा है, आर्गेमोन मैक्सिकाना है और क्रोमोलायना है, इसके अलावा लैंटाना, ये सब घासों के नाम है, ये सब आक्रामक प्रजातियां हैं और ई वाले विकल्प को हम चुनते हैं। इसके बाद 90 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि कुल वन क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा
जंगल की आग का शिकार होने के लिए प्रवण है, मतलब उसमें संभावना ज़्यादा है कि फॉरेस्ट फायर उसे प्रभावित कर सकती है। तो ये जंगल जो है ये खतरे की स्थिति में होते हैं, क्योंकि एक बार अगर आग लग गई तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। तो 90वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर 35.96% है। वैसे ही जंगलों की मात्रा बहुत कम है और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो अग्निप्रवण है, मतलब आग लगने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा है। 91, जनगणना 2011 के आंकड़े के हिसाब से भारत के दूसरे, 5वें और 6वें सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों को आपको चुनना है। अब यहाँ पे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र और मध्य प्रदेश दिया हुआ है। इसमें आपको दूसरा, 5वां और 6वां चुनना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है। 91 को आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसका जो क्रम व्यवस्थित आप करेंगे तो इसमें आप देखें कि सी वाला जो क्रम है वो सही होता है। सी वाले क्रम को चुन लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, 5, 6। ठीक, मतलब ये है कि अगर टॉप 6 सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को आप देखें तो पहले नंबर पर यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल, 5वें नंबर पर आंध्र और 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तो उसके आधार पर हमने सी को चुन लिया। इसके बाद 92 को देखते हैं। यहाँ पर जो लिंगानुपात है उसके आधार पर आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 1991 का समय, 2001 का समय और 2011 का समय, 10 साल पे सेंसस रिकॉर्ड होती है तो वो दशकीय यहाँ पे रिकॉर्ड आपको देखना होगा और उसी के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। कम वाले से शुरू करके ज़्यादा वाले की तरफ जाना होगा। तो क्रम कौन सा होना चाहिए? 92। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है, मतलब महिलाओं की तादाद बढ़ी ही है, उसमें कमी नहीं आई है। पहले कम थी, अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है। इसके बाद 93 को देखते हैं। देश में अनुसूचित जातियों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों को आपको चुनना है और देश में अनुसूचित जातियों के उच्चतम प्रतिशत की दृष्टि से चौथा राज्य कौन सा है वो आपको बताना है। ये दो चीज़ें एक साथ पूछी जा रही हैं। तो 93 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और उच्चतम प्रतिशत वाला जो राज्य है वो पंजाब है। इसमें से सी वाले विकल्प को हम चुन लेते हैं। 94 को देखते हैं। आंकड़े के हिसाब से, यानी सेंसस के आंकड़े के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले नागालैंड के 2 जिलों के नाम आपको बताने हैं। नागालैंड का जिला पूछ रहा है, प्रदेश नहीं पूछ रहा है। तो 94 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसमें लोंगलेंग और किफायर का नाम आता है। ये 2 जिले नागालैंड के जो हैं ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाते हैं, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट को दर्शाते हैं। और सी वाला विकल्प हम इसमें से चुन लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद 95 को देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट, उसके हिसाब से बिहार में सर्वाधिक झाड़ियों वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला स्थान है गया। ठीक है, गया जो है वो सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाली जगह है। इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद 96 को देखते हैं। 96 में फिर पूछा जा रहा है कि कुल कितने जिलों में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो झाड़ियाँ तो वैसे तो ओवरऑल देखा जाए सभी जगहों पर पाई जाती हैं। अब उग ना पाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उगे तौर पे या ये कहा जाए कि एक पर्याप्त मात्रा में जो झाड़ियाँ देखी गई हैं। कितने जिले हैं इसमें? 96 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, 21 जिलों में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 97 को देखते हैं। ISFR 2021 के हिसाब से बिहार के किस जिले में मध्यम सघन वन सबसे कम है? मध्यम सघन वन सबसे कम कहाँ पे है? जहानाबाद में है और जहानाबाद ऊपर ही दिया हुआ है, तो हम इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 98 को देखते हैं। ISFR रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से, मतलब 2021 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से बिहार के किस जिले में खुले वन सबसे कम पाए जाते हैं? तो खुले वनों की संख्या सबसे कम कहाँ पे है? ये आपकी शेखपुरा जिले में सबसे कम है और शेखपुरा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, इसमें कहीं भी शेखपुरा हमें नहीं दिख रहा है, तो हम ई वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद 99 पूछा गया कि जनगणना के हिसाब से बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है। अब यहाँ जो जिलों के नाम दिए हैं उसमें आप देखें, सिवान है, पटना है, मधेपुरा है और रोहतास है। राइट आंसर क्या होगा? रोहतास हो जाएगा। डी वाले विकल्प को आप चुन लेंगे। रोहतास में कितनी है? पुरुष साक्षरता अगर देखी जाए तो 82.88 है रोहतास में, और महिला साक्षरता जो है वो 62.97 है। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। ये यहाँ पे जो ये नंबरिंग की हुई है ना, तो यहाँ पर कायदे से ई होना चाहिए और यहाँ डी होना चाहिए। यहाँ सही है। ठीक, तो रोहतास को चुना। इसके बाद 100 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? और ये अगर आप देखें तो शिवहर में दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा आबादी, घनी आबादी शिवहर जिले में है और सबसे कम घनी आबादी या आप कहें कि विरल आबादी कैमूर में देखी गई। तो सबसे कम नहीं पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है और इसलिए हम शिवहर को चुनते हैं। कम वाला भी याद रखेंगे, कैमूर। तो यहाँ तक हमने 100 MCQs हल किए हैं और लगातार प्रैक्टिस की है।
तो अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, परीक्षा से ठीक पहले यही आवश्यक होता है। तब तक के लिए नमस्कार।